नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम 3 जुलाई 2026 की सेकेंड शिफ्ट का सफलतापूर्वक हो चुका है। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी टेट की 3 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होना। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करो जो यूपी टेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं। यानी कि अब एग्ज़ाम आपका केवल और केवल 4 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का बचा हुआ है और आपकी 2 जुलाई और 3 जुलाई की 4 शिफ्टों का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक हो चुका है। जो बच्चों को 2 जुलाई के किसी भी शिफ्ट का जो है एनालिसिस देखना है तो इसी चैनल पर जो है सारे एनालिसिस मिल जाएंगी, सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, रियल क्वेश्चन है और भी सोल्यूशन के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्ल रोजर्स के अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सार्थक अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी की आत्मदीक्षा और उसके व्यक्तिगत अनुभव वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने बी लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब एक बच्चा अपनी पुरानी मानसिक संरचनाओं में सुधार किए बिना नई जानकारी को शामिल करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब बच्चा नई जानकारी को अपने पहले से मौजूद स्कीमा में किसी बदलाव के सीधे फिट कर लेता है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। इसके विपरीत जब वह नई जानकारी के कारण अपने पुरानी स्कीमा में संशोधन या बदलाव करता है तो उसे समंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वायगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार स्कैफोल्डिंग के संदर्भ में एमक्यू का पूर्ण रूप क्या होगा। तो समाधान क्या है इसका, वायगोत्स्की के सिद्धांत एमक्यू का अर्थ होता है मोर नॉलेज अदर, यानी अधिक ज्ञानी अन्य है। यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जैसे शिक्षक, माता पिता, साथी, कंप्यूटर भी, जिसके पास किसी विशिष्ट कार्य, प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में शिक्षार्थी से अधिक ज्ञान या कौशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वह चरण कौन सा है जिसमें व्यक्ति के नैतिक निर्णय समाज के नियमों या कानूनों से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता के कल्याण और सार्वभौमिक अधिकारों पर आधारित होते हैं। तो बच्चों, यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास का छठा और अंतिम चरण है। इस स्तर पर व्यक्ति समाज के लिखित कानूनों की परवाह किए बिना अपनी अंतरात्मा और अन्य न्याय के वैश्विक सिद्धांत जैसे जीवन का अधिकार, समानता के आधार पर सही और गलत का फैसला करता है, भले ही इसके लिए उसे समाज के खिलाफ जाना पड़े। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, काल्हल के प्रबंधन सिद्धांत या नोद न्यूटन सिद्धांत के अनुसार जैविक आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास के कारण शरीर में जो तनाव पैदा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, केहल के अनुसार जब शरीर में किसी चीज़ की कमी नीड होती है तो वह एक तनाव या चालक अंतर्बोध ड्राइव को जन्म देता है। जैसे भोजन की कमी से भूख का चालक पैदा होता है, जीव इस चालक के तनाव को कम करने के लिए अनुक्रिया या व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अंतर्बोध या चालक ड्राइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड टालमैन के चिन्ह अधिगम सिद्धांत साइन लर्निंग थ्योरी के अनुसार चूहे भूल भुलैया में बिना किसी तत्कालिक पुरस्कार के भी रास्ते का एक मानसिक नक्शा बना लेते हैं जिसे बाद में आवश्यकता पड़ने पर प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाता है, गुप्त या व्यक्ति अधिगम, अंतर्दृष्ट अधिगम या क्रियाप्रसूत अनुबंध या शाब्दिक साहचर्य। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। टालमैन ने स्पष्ट किया है कि अधिगम बिना किसी बाहरी पुनर्बल या पुरस्कार के भी
अचेतन रूप से होता रहता है, इसे अव्यक्त अधिगम कहा जाता है। यह अधिगम तब तक छिपा रहता है जब तक उसे प्रकट करने के लिए कोई उपयुक्त प्रेरणा या पुरस्कार न मिले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के स्थानांतरण के संदर्भ में सामान्यीकरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए CH जड़ के सामान्यीकरण के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई शिक्षार्थी किसी एक परिस्थिति में सीखे गए नियमों, सिद्धांतों या अनुभवों का गहराई से सामान्यीकरण कर लेता है तो उस ज्ञान का उपयोग दूसरी समान परिस्थितियों में बहुत आसानी से कर पाता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार शल्य चिकित्सा या नर्तक में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है जो शारीरिक अंगों पर नियंत्रण करने से संबंधित है? तो शारीरिक गतिबुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो अपने शरीर की गतियों, अंगों, समन्वय या संतुलन पर असाधारण नियंत्रण रखते हैं, जैसे नर्तक, एथलीट या सर्जन या और मूर्तिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शारीरिक गतिविधि। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक के संदर्भ में इलाज या विस्तारण तत्व का क्या अर्थ होता है जो रचनात्मक सोच की एक मुख्य विशेषता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। किसी सरल विचार या योजना के विस्तार देना, उसे सूक्ष्म विवरण जोड़ना और उसे पूर्ण रूप से विकसित करना। और अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के लक्षण सिद्धांत या शील गुण सिद्धांत के अंतर्गत गार्डन आलपोर्ट ने उन शील गुणों को क्या नाम दिया जो किसी व्यक्ति के पूरे जीवन और व्यवहार पर इस कदर हावी होते हैं जो व्यक्ति उन्हीं के नाम से जाना जाता है, जैसे गांधी जी में अहिंसा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कार्डियन शील गुण। आलपोर्ट ने शील गुणों को 3 भागों में बांटा था। कार्डियन शील गुण वे अत्यंत शक्तिशाली गुण होते हैं जो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को संचित करते हैं और समाज में उनकी पहचान बन जाते हैं, जैसे ईसा मसीह में करुणा, हिटलर में क्रूरता। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रणाली का उपकरण सबसे कम प्रभावी होगा? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केवल ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखकर बड़े बड़े चित्र बनाना और मौखिक व्याख्या ना करना। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखना और चुप रहना सबसे हानिकारक है, क्योंकि वे इसे देख नहीं सकते। उनके लिए स्पर्शनीय सामग्री जैसे ब्रेल लिपि को उभरे हुए नक्शे और श्रव्य ऑडियो सामग्री सबसे अधिक प्रभावी होती है। अगला क्वेश्चन है, कुर्ट लेवन के क्षेत्रीय सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के चारों ओर वह मनोवैज्ञानिक वातावरण जिसमें वह रहता है, अंतःक्रिया करता है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है, कुर्ट लेवन ने जो है क्या बोला था? उन्होंने बोला था जीवन स्पष्ट, लाइफ स्पेस बोला था। ठीक है, कुर्ट लेवन ने इसे लाइफ स्पेस, जीवन संश्लिष्ट या जीवन दायरा कहा था। इसमें व्यक्ति और उसके तत्कालिक मनोवैज्ञानिक वातावरण दोनों शामिल होते हैं जो व्यवहार को सीधे प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की नींव रखने वाले JB वाटसन ने शिशुओं में जन्म के समय कौन से 3 मूल संयोगों की उपस्थिति को प्रमाणित माना है? भय, क्रोध, स्नेह, लव, फियर, रेंज, ईर्ष्या, घृणा, आश्चर्य, आनंद, शोक। तो इसका सही ऑप्शन नंबर है भय, क्रोध और स्नेह। अगला क्वेश्चन है, JB वाटसन के अनुसार मानव शिशु में जन्म के समय कोई जटिल भावनाएं नहीं होती, बल्कि केवल 3 मूलभूत अन्य जन्मजात समय पाए जाते हैं, फियर, क्रोध और स्नेह। लव की बाकी सभी समय पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत नील, मिलर और जॉन डॉलर के अनुकरणात्मक व्यवहार के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो इसका सही जवाब 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। मिलर और डोलार्ड ने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड इमिशन 1941 में अनुकरण के 3 मुख्य प्रकार बताए हैं, समान व्यवहार, सेम बिहेवियर, प्रतिलिपि व्यवहार, कॉपीइंग बिहेवियर और मैच अस्तित्व व्यवहार, मैच डिपेंड बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेष बनाने के लिए जॉन डीवी ने किस शिक्षण रणनीति की सबसे बड़ी आलोचना की थी? समस्या समाधान विधि, रटने और केवल शिक्षक केंद्रित व्याख्यान विधि, या फिर परियोजनाओं कार्य या प्रयोगात्मक अधिगम? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, रटने और केवल शैक्षिक केंद्रित व्याख्यान विधि। अगला क्वेश्चन है, बिना साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 के संशोधित रूपों में मानसिक आयु मेंटल एज के संप्रत्यय सबसे पहले किस वर्ष संशोधन में जोड़ा गया? इसका सही जवाब भी 1908 में। अल्फ्रेड बिने और साइमन ने पहला परीक्षण 1905 में बनाया था, जिसमें केवल प्रश्नों की सूची थी। इसके बाद 1908 के संशोधन में बिने ने सबसे पहले मानसिक आयु मेंटल एज का विचार जोड़ा, जिससे बुद्धि को मापने का पैमाना सटीक हुआ।
अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन की बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका विकास मरे ने किया था और इसमें मनुष्य के चित्र होते हैं। इसका विकास लियोपोल्ड ब्लैक 1948 ने किया था और इसमें 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। यह केवल 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए है। इसमें केवल खाली कार्ड होते हैं। तो सही जवाब बी है। इसका विकास लियोपोल्ड ब्लैक 1948 में किया था और इसमें 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। ठीक है। कैट परीक्षण मुख्य रूप से 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया था। इसके प्रतिपादक लियोपोल्ड ब्लैक है। इसमें 10 कार्ड होते हैं जिन पर इंसानों के बजाय जानवरों और को मानवीय व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से अपनी भावनाएं प्रकट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों के अलावा उनके गौण नियमों सेकेंडरी लॉ के अंतर्गत मानसिक स्थिति का नियम या मनोवृत्ति का नियम लॉ ऑफ एटीट्यूड का क्या स्पष्ट करता है? तो ये स्पष्ट करता है क्या? मनोवृत्ति के नियम लॉ ऑफ एटीट्यूड यह स्पष्ट करता है कि जब किसी कार्य को कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से सीखेंगे या हमारी मानसिक स्थिति या सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हमारा मन अनुकूल है तो कठिन कार्य भी जल्दी सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सीखने की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी की उस कार्य प्रति मानसिक तत्परता या दृष्टिकोण कैसा है। अगला क्वेश्चन सृजनात्मक चिंतन की उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति की समस्या पर सचेत रूप से सोचना बंद कर देता है और अचेतन मन में उस समस्या का पृष्ठभूमि काम चलता रहता है? तो सही जवाब बी है उद्भावना सेचन। ठीक है। ग्राहम वाल के अनुसार उद्भावन वह आराम या निष्क्रियता की अवधि है जब व्यक्ति चेतना के स्तर पर समस्या को छोड़ देता है। इस दौरान अचेतन मन कड़िया को जोड़ता है। इसके बाद अचानक प्रदीप्त का जन्म होता है। बी बिल्कुल सही जवाब है उद्भावना चेतन। माइक्रो चीटिंग सूक्ष्म निरीक्षण के जन्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के किस छात्री को माना जाता है जिन्होंने इसे 1960 के दशक में विकसित किया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है DWLN। सूक्ष्म निरीक्षण माइक्रो टीचिंग का विकास 1961-1963 के द्वारा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में DWLN कीथ एचिसन और बुश द्वारा किया गया था। भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय DD तिवारी और BK पासी को जाता है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1985 में किसने किया था और इसके बाद इसे वैश्विक स्तर पर सिक्योबायोलॉजी के संदर्भ में किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही जवाब नंबर है WJ रेजेन, एडवर्ड और विल्सन, EO विल्सन। बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाटलर जे रोजेन 1985 ने किया था, लेकिन इस अवधारणा को विस्तृत वैज्ञानिक आधार देने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय कीट वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन को जाता है। जैव विविधता का जनक भी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रामसर सूची में शामिल भारत का चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया? तो इसका सही जवाब 1981 में। भारत ने 1982 में आधिकारिक रूप से रामसर संधि हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 1981 में उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को देश के पहले 2 रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के रूप में मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय चक्र नहीं है बल्कि औषधि चक्र का उदाहरण है? इसका मुख्य भंडार पृथ्वी की भूप्रवृत्ति को चट्टानों में है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस और सल्फर चक्र। जैव भूमि रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र जैसे नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का मुख्य भंडार वायुमंडल का जलमंडल है, जबकि औषधि चक्रों जैसे फास्फोरस कैल्शियम सल्फर का मुख्य स्रोत पृथ्वी की चट्टानों और मिट्टी होती हैं। ये गैसें के रूप में वायुमंडल में नहीं रहते। अगला क्वेश्चन है गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में जहाँ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचता वहाँ प्राथमिक उत्पाद अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो इसका सही जवाब भी है रसायन संश्लेषण द्वारा। गहरे समुद्र की तलहटी में सूर्य की किरणें न होने के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। वहाँ मौजूद विशेष बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फर डाई ऑक्साइड H2S और अन्य रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो क्रिया को रसायन संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मानकों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों इंडस्ट्रियल एरिया के लिए दिन के समय ध्वनि प्रदूषण की स्वीकृत अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 75 dB।
CPCB के ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दिन के समय मानक 75 dB और रात के समय 70 dB, वाणिज्य क्षेत्रों के दिनों में 65 dB और आवासीय के लिए 55 dB होता है। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल नेचर या पारिस्थितिक निर्माता की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले 1917 में किस वैज्ञानिक ने किया था, जो किसी प्रजाति परिस्थितिया तंत्र में उसके स्थान और भूमि को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ ग्रेसरन। अगला इसका मतलब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। निस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोसेफ ग्रेनेल ने 1917 में किया था। यह अवधारणा केवल जीव के रहने के स्थान को नहीं बल्कि उस स्थान पर विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका, भोजन की आदतों को भी प्रभावित करती है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो मुख्य रूप से जंगली हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पश्चिमी घाट का गलियारा है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी है, केरला। पेरियार और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य केरल के इक्की और मट्टिका तलों में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हाथी आरक्षित क्षेत्र और टाइगर रिजर्व है, जो पेरियार झील के चारों ओर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी से उत्सर्जन होने वाली किस आदर्श विकिरण या तरंगों को अवशोषित करके वायुमंडल को गर्म रखा जाता है? तो सौर परागैमनी किरण। इसका सही जवाब हो जाता है दीर्घ तरंग आवर्त विकिरण, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है। सूर्य से आने वाली लघु तरंगे शॉर्ट वेव पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी ठंडा होने के लिए इस ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष की ओर भेजती हैं। वह दीर्घ तरंग आवर्त इंफ्रारेड के रूप में बदल जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, CH4 इसी आवर्त विकिरण को सूंघ लेती हैं और बाहर नहीं जाने देती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं? 1985, 2009, 2014, 2018, तो 2009 फरवरी में। ठीक है। गंगा नदी के प्रदूषण मुक्त करने और इसके समग्र बेसिन प्रबंधन के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA की स्थापना की गई। बाद में इसे राष्ट्रीय गंगा परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसके तहत उन उपभोक्ता उत्पादों को मिट्टी के घड़े को लोगो दिया जाता है जो पर्यावरण अनुकूल होते हैं? 1986 में। तो इसका सजा 1991 में। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा 1991 में इको मार्क योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उन उत्पादों की पहचान करने में मदद करना जिसका उत्पादन और उपयोग पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाता है। इसका चिन्ह एक मिट्टी के बर्तन घड़ा है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि पर्यावरण विज्ञान लाइसेंस को किस प्रदूषण का सबसे संवेदनशील और सबसे बेहतरीन प्राकृतिक सूचक बायो इंडिकेटर माना जाता है? इसका सही जवाब है वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग क्लास के साथ आप लोगों को जो है अब अगली क्लास देखने को मिलेगी। वो मिलेगी क्लास आपको 4 जून की फर्स्ट शिफ्ट के साथ। ठीक है। मिलते हैं नई क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।